नमस्कार, अपना हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2024 में लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटी हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए सियासी समीकरण पर काम किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी मजबूती के लिए अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी हरियाणा में मजबूती के साथ अपनी तैयारी करने में जी जान से लगी है। हरियाणा कांग्रेस संगठन और प्रदेश के सियासत से जुड़े सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। लेकिन उससे पहले उनके सियासी सफर से जुड़ी यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदय भान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा राज्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने 13वीं बार हरियाणा विधानसभा में होडल का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले उन्होंने 1987, 2000, 2005 में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उदय भान का जन्म हरियाणा के पलवल जिले के होडल में हुआ था। उनके पिता गयालाल पलवल जिले के होडल निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हसनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए गयालाल ने कांग्रेस के एम सिंह को 360 वोटों से हराया। सिंह के 10,098 वोटों के मुकाबले 10,458 वोट हासिल किए। इधर उदय भान के राजनीतिक सफर की शुरुआत के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में हसनपुर से लड़ा और जीता और उसके बाद 2 बार सीट से विजयी रही। 2000 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और बाद में साल 2005 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उदय भान 1989 और 1993 के बीच कृषक भारतीय सहकारी के अध्यक्ष थे और 1997 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं अप्रैल 2022 में उदय भान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कांग्रेस लंबे वक्त से अंदरूनी कलह का शिकार हो रही है। ऐसे में उदय भान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी साल 2024 की चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी संगठन का विस्तार भी नहीं हुआ है। जरूरत है संगठन को मजबूत करने की। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वो अपने तजुर्बे से इन्हें कैसे हल कर पाते हैं, क्योंकि संगठन भी जरूरी है और कलह को भी खत्म करना है। और ये सब कैसे होगा, ये बड़ी बात है। खबर फास्ट न्यूज डेस्क। तो काफी लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है और उस सफर के लिहाज से देखें तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस इकाई को मजबूत करने की उन्हें दी गई है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वो खुद जुड़ चुके हैं। उदय भान जी, बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। उदय भान जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में मैं विधायक कांग्रेस के टिकट पर बना था। जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन पा रहा हूँ उदय भान जी, सुन पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो भी बताई हिस्ट्री उसमें 2014 में भी मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता हूँ। जी उदय भान जी, वो तमाम जो आंकड़े हैं वो लगातार चलते रहेंगे। जो आपने कहा वो ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाएंगे। जैसे आपने कहा कुछ रिपोर्ट में एक आध चीजें नहीं है, लेकिन वो हम लगातार चलाते रहेंगे ग्राफिक्स में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ हरियाणा के अगर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सफर की मैं बात करूं, आपके सफर की इन 1.5 साल की, खासकर जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। पिछले लगभग 8-9 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा हो पाया था, उसको मजबूती के साथ तैयार करने के ऊपर आपके ऊपर जिम्मेदारी है और 1.5 साल से ज्यादा वक्त आपको हो गया है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इस सफर को किस तरह से उदय भान देखते हैं? ये आप ये सही फरमा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें संगठन हमारा पिछले 9.5 साल से नहीं बन पाया और ये को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को बनाने की। उसका हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में 3 हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो हमारे बदले हैं और जिसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ।
अभी हमारे जो प्रभारी जी हैं वो काफ़ी गंभीरता से इस पर ध्यान दे रहे हैं और हम सब मिलकर के हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हमारा जो ये संगठन है अभी आपके सामने आ जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो उस लिहाज से देखें तो सांगठनिक तौर पर जो इस वक्त काम हो रहा है, क्या उससे उदयवान जी संतुष्ट हैं? संगठन का अभी हमारा प्रदेश का संगठन, जिले का और ब्लॉक, मंडल और सेक्टर बूथ तक सब पर कार्रवाई चल रही है और मैं समझ रहा हूँ कि इसी महीने में ये सारा स्तर पर संगठन हमारा 1 महीने में हमारा बन जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं हरियाणा कांग्रेस इकाई के, उस वक्त आपने बात कही थी कि अगले 3 माह में कांग्रेस की प्रदेश, जिला, ब्लॉक, बूथ कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, ये न होने के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये वो मैंने वजह भी आपको बताई थी। पहले हमारे विवेक बंसल थे प्रभारी जी, उनको फिर दूसरे हमारे यहाँ पर शक्ति सिंह गोयल जी आ गए, तो वो पहली प्रक्रिया वो वहीं पर होगी, दोबारा से प्रक्रिया शुरू हुई। शक्ति सिंह गोयल जी लगभग पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, तभी उनको गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ पर हमारे श्री दीपक बाबरिया जी को प्रभारी बनाया। तो फिर तीसरी बार फिर वो सारी प्रक्रिया दोबारा तीसरी बार वो शुरुआत से हुई है, तो इस वजह से वो उसमें विलम्ब हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उस हम प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। दीपक बाबरिया जी को लेकर आपने कहा, दीपक बाबरिया जी को जब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया जून 2023 में एक बैठक होती चंडीगढ़ में, और आपने बड़ी गंभीरता के साथ वहां पर भी एक बात कही थी कि पार्टी संगठन की प्रदेश स्तर तक ही नहीं बल्कि जिला, ब्लॉक, मंडल, ग्राम और बूथ स्तर तक संरचना की जाएगी। आपने कहा कि बदलाव हुए, 6 महीने होने को आए उन बातों को, हरियाणा कांग्रेस संगठन की स्थिति में कुछ बदलाव आपको दिखता है? जैसे आपने कहा कि हम बना लेंगे, लेकिन क्या उस चीज से हम आगे बढ़े, कुछ वहां तक पहुंच पाए? संभावनाएं नजर आती हैं और ये माना जा रहा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। नहीं, अभी जैसा भी आपने बताया 5 राज्यों के चुनाव होंगे। उससे पहले हमारा कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ था, उदयपुर संकल्प हुआ और उससे पहले भी चुनाव कर्नाटक के लिए आए थे, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्तता हुई है, थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इसको आ जाएगा। एक सवाल बड़ा उदयवान जी, जैसे मैं लगातार एक बात पूछना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, विधानसभा चुनाव भी इसके साथ हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर ज्यादा देरी होती है संगठन को खड़ा करने में, तो क्या हरियाणा कांग्रेस इकाई को उसका खामियाजा नुकसान भोगना पड़ सकता है? नहीं, वो अभी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हम पूरी तरह से सजग हैं और तैयार हैं चुनाव के लिए। ये असेंबली का साथ हो, पार्लियामेंट का हो, हम दोनों के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के लिए भी, असेंबली के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी सब जगह हमारे सब जिलों में और सभी विधानसभाओं में मीटिंगें चल रही हैं, पब्लिक मीटिंग भी चल रही हैं। हमारे 2 महीने के प्रोग्राम हमारे प्रेषित हो चुके हैं 24 फरवरी तक, और बीच में हैं सारे प्रोग्राम हम साथ में ले रहे हैं, तो हमारी तरफ से पूरी सक्रियता है। एक सवाल अक्सर चर्चाओं के दौरान पार्टी के नेताओं से और प्रवक्ताओं से कांग्रेस के मैं पूछता हूं, तो उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि सांगठनिक तौर पर जिस तरह से काम होना चाहिए हरियाणा कांग्रेस में उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, और इसके मुकाबले में सवाल पूछता हूं कि बीजेपी कहां खड़ी दिखाई देती है। उनका मानना होता है कि वो जाहिर स्पष्ट तौर पर एक बात कहते हैं कि बीजेपी सांगठनिक तौर पर चुनावी तैयारियों को लेकर हमसे कहीं आगे नजर आती, इसलिए कहीं ना कहीं परिणाम में 1-2% वोट बैंक जो है वो बड़ा अंतर डाल देता है, और ऐसा ही 3 राज्यों के चुनाव में खासकर देखा गया जहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता है। बीजेपी का भी अब प्रदेश में कोई संगठन नहीं है, सारा संगठन उनका भंग है, नए सिरे से बनेगा। और दूसरा, जो आप इनके संगठन की बात कर रहे हैं, जो पन्ना प्रमुखों की बात कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कहीं नजर नहीं आते। जब भी कोई रैलियां होती हैं तो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। वहाँ पर चाहे वो सारे जो प्रशासनिक जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं,
उनको इस्तेमाल किया जाता है। जी। जो कौशल विकास निगम के जरिए जो कच्ची नौकरियां जो दी जा रही हैं उन कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी विभाग के हैं, उनके जिम्मेदारी लगाई जाती है लोगों को लाने के लिए, फिर भी लोग नहीं आते। हरियाणा में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ बहुत जन आक्रोश है जी। और आप वो देख सकते हैं, इनकी आप तुलना करें इनकी रैलियों की और हमारे रैलियों की, जनसभाओं की, मीटिंगों की, आपको स्पष्ट नजर आएगा। अब आप राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा में जो अभूतपूर्व जो सफलता उसमें मिली, जिस तरह से सड़कों पर लोग आए लाखों लाखों की संख्या में, और सुबह 6 बजे की रैली हमने मेवात के बॉर्डर पर की, वहाँ राजस्थान के बॉर्डर पर, और 1 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसके बाद जो पानीपत में रैलियां की, और हमारे जो विपक्ष आपके समक्ष हुए हैं जो भी कार्यक्रम, चाहे वो हिसार का हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, फतेहाबाद का हो, जगाधरी का हो, सब जगह बहुत जबरदस्त सफलता मिली। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किए, महात्मा संत कबीर की पर किए, तो कहीं भी किसी भी रैली में 50,000 से ऊपर सब जगह रैलियों में जो लोगों ने शिरकत की है, वो इस बात का प्रतीक है कि लोगों में बदलाव की बयार चल रही है और आने वाला समय कांग्रेस का है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। लेकिन उदय बाजी, इस सवाल इस 1.5 साल के दरमियान 33 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हमारी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। कोई सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी को, इनेली को, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक सिंगल नेता जो कोई है बड़ा, कोई किसी भी सत्ता पक्ष में किसी पार्टी में नहीं गया। ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का। ये हरियाणा प्रदेश की जैसे आपने बात की, लेकिन जो इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, इस पर जरा मैं बात करना चाहूंगा। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से मैंने कई बार सवाल पूछे, तो एक ही बात कहते थे, देखिए बीजेपी जा रही है, कांग्रेस इन 2 राज्यों में सरकार जहां पर है वहां पर स्थिर रहेगी, बाकी राज्यों में सरकार कांग्रेस बनाएगी। तो ये दावा पहले भी होता रहा है, इस प्रकार की बातें तब भी होती रही हैं, वहां पर भी हम दावा करते रहे। ये कांग्रेस इकाई के नेताओं का, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेताओं का बयान था कि ऐसा होगा, लेकिन वहां पर नहीं हुआ, और उसी प्रकार का दावा कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी कर रही है। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? हर प्रदेश की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जी। तो हम जुड़े हुए हैं, यहाँ हम जो कह सकते हैं। और दूसरी बात जो उन प्रदेशों की बात कही है, तेलंगाना की कौन कहता था जी कि भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी वहां पर। और आप ये तीनों प्रदेशों की जो बात हो रही है, आप कहीं भी 40% से कम कांग्रेस की वोट नहीं रही। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट अर्जित की हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि हमारे अपेक्षा के अनुरूप हमारे परिणाम इन 3 प्रदेशों में नहीं आए। उसमें कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से एक तरह से इन्होंने कैश फॉर वोट का वो किया वहां पर मध्य प्रदेश में, कि धनतेरस के दिन, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, और लाडली बहना के नाम से एक परिवार में 2-3 महिला हैं तो उसको 2500 रुपए डाल दिए। और उसी तरह से किसान सम्मान के, तो वो हर घर में 7-7, 8-8 हजार रुपए घर में पहुंच गए, तो उसका एकदम असर पड़ा। और दूसरा जो ये सांप्रदायिक जो जिस तरह से माहौल बनाया गया, उसका भी कुछ असर पड़ा। लेकिन हरियाणा में ये चीज का कोई असर नहीं पड़ना। उदयवान जी, कांग्रेस संगठन को लेकर एक आरोप लगता है, कई बार नेताओं के बयान सामने आते हैं कि यहाँ पर आपस में एकजुटता नहीं है, संगठन में बिखराव है, मजबूती नहीं है, और उसके जो नकारात्मक परिणाम हैं वो कांग्रेस को भोगने पड़ सकते हैं। ये ग्राउंड से चीज़ें सामने आती हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता भी कई बार अपनी राय जाहिर करते रहे हैं आलाकमान के सामने भी। तो इनको साधने की जिम्मेदारी आप पर बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव दिखे हैं, उन चीज़ों को मैनेज कर पाए हैं, या अभी भी बहुत कुछ करना उसमें बाकी नजर आता है? कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में सभी जो नेता हैं, सभी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके साथ में सभी खड़े हैं। वो ठीक है कि कुछ मतभेद हो सकते हैं, एक लोकतांत्रिक पार्टी में सभी जगह होते हैं, स्वाभाविक तौर से होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सभी जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। थोड़ा बहुत होगा,
लेकिन आप दूसरी तरफ देखें भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे भी चौधरी बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा क्या कहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्री के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री हैं उनके बीच में आपस में संवाद नहीं है, 2-2 महीने तक फाइलों को नहीं देखते, किस तरह से जो ड्रामा हुआ है, किस तरह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरी तरह से पैरालाइज कर करके रख दिया। खुद इनके मुख्यमंत्री ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बंटाधार करके रख दिया है। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा आपस में मतभेद हैं। आप उनके किसी नेताओं को पूछें, धनखड़ जी को पूछ लें कि मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या है, तो ऐसा तो ये हर पार्टी में थोड़ा बहुत चलता है। हमारी पार्टी में तो ना के बराबर है, बीजेपी में ज्यादा मतभेद है। लेकिन कुमारी शैलजा तो एक बात कहती हैं कि देखिए ये जो समन्वयक है पूरी तरह से पक्षपाती हो गए हैं। जब पिछले दिनों समन्वयकों की नियुक्ति की जाती है वो सिर्फ एक व्यक्ति की भाषा बोल रहे हैं। जब ऐसे आरोप कोई पुराना प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का लगा देता है तो फिर वो चीज़ें जो है ना विपक्ष के सामने एक हथियार की तरह होती हैं। बीजेपी को लेकर आपने कहा, लेकिन वहाँ पर सब लोग जो आलाकमान के सामने नतमस्तक दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ भी बोले, लेकिन अगर आलाकमान बुलाती है तो उसके बाद सब लोग एक जिस तरीके से, मैं दंडवत नहीं कहूँगा लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनके सामने जो बात वहाँ से उठकर आती है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। अब कांग्रेस आलाकमान के सामने कई बार ऐसा दिखता नहीं है, वहाँ से कुछ कहा जाता है तो फिर भी लोग अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। कुमारी शैलजा हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनको कोई महसूस हुआ होगा जो आप कह रहे हो, एक बार उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया था, लेकिन उसके बाद में वो मिले थे हमारे हाईकमान से, आदरणीय खड़गे जी से, हमारे अध्यक्ष जी से मिले। उनकी जो भी उनकी कोई बातें थी वहाँ पर उन्होंने वो रखी। उसके बाद में कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो ऐसा छोटा मोटा कोई होता है तो अपने सीनियर लीडर्स को, कांग्रेस नेतृत्व को कोई भी अपनी बात रख सकता है। इन 5 राज्यों में सीएम फेस का जिक्र सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम फेस पर चुनाव नहीं लड़ती है और मोदी की गारंटी की बात करती है कि मोदी की गारंटी है वो चुनाव में हथियार बनी है, इसलिए हमें जीत मिली है। अब उस प्रकार की स्ट्रेटजी पर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। उनकी तरफ से एक तरह से कहूँ तो सीएम फेस प्रोजेक्ट थे, हालांकि बहुत खुलकर नहीं कहेंगे लेकिन नजर आता था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिख रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस रणनीति को दरकिनार करते हुए एक नई स्ट्रेटजी के साथ चुनाव मैदान में आया गया। कुछ जगहों पर पहले भी प्रयोग कर चुकी है। मानते हैं कि ये तरीका अपनाया, उसका फायदा हुआ, और क्या कांग्रेस से इस मामले पर कहीं पर कोई चूक हुई? पांच राज्यों में जो ये नेता चुनने का, इन 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है जी, और जो नेता चुनने का जो तरीका रहा है वो एक लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। और कोई भी इसका जो एक तरह से देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीन के रास्ते पर जा रहे हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई लोकतंत्र को बिल्कुल एक किनारे रख दिया है। इस तरह से जेब में से पर्चियां निकलती हैं। किस तरह का वसुंधरा जी का, किस तरह का उनका वो भाव रहा, किस तरह से जो मुख्यमंत्री जो अपने मध्य प्रदेश के, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, कि वो किस तरह से अपना बुरी तरह से अपना रो रहे थे, आंसू टपका रहे थे कि किस तरह से उनका साथ में व्यवहार किया। तो ये आगे आने वाले चुनावों में इनको पता लगेगा। लेकिन उदयभान जी, एक बात देखी जाती है कि वो जिस तरह से सीएम फेस लेकर आते हैं, सबको चौंका देते हैं। 2 से 3 बार के मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया और ये इशारा किया जाता है कि कोई व्यक्ति खुद को पार्टी से ऊपर ना समझे। अगर किसी ने खुद को पार्टी से ऊपर समझा तो फिर उसके साथ क्या हाशिर होता है, हमने देखा है। पार्टी नहीं, कोई किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। एक अकेला सबको भारी, सारी बीजेपी पर भारी, सारे देश पर भारी। एक अकेला ही है जो सब पर भारी है। हाँ। लेकिन किसी को जरूरत नहीं है। हाँ। पार्टी की भी जरूरत नहीं है। एक ही नेता है जो सभी पदों को संभालेंगे। लेकिन जिस तरह से नेतृत्व की बात आती है, एक व्यक्ति के दिशा निर्देशन में चलने की बात आती है, तो अनुशासनात्मक जो होता है रवैया वो दिखता है।
पर हम जब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो आप उस बात को ये नाम दे देते हैं कि देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, ऐसा कांग्रेस कह देती है। लेकिन वहां कहा जाता है कि नहीं, ऐसा करना ही करना है। हाँ, तो हम अपनी उस प्रक्रिया पर हमें गर्व है, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को है। वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जी। ये उनका तरीका है करने का, ये उनका तरीका है कि भी किसी को कोई जो जिनका अधिकार है, जो वहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जो वहाँ पर मजबूत लोग हैं, जिनके पीछे वहाँ विधायक चाहते हैं, विधायकों को एकदम दरकिनार करके तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हम चाहेंगे वो होगा। एक आदमी जो पहली बार विधायक बना, जो इससे पहले एक चुनाव लड़ा था अपनी इंडिपेंडेंट, 6000 वोट नहीं आई थी उसकी, उसको पहली बार चुनाव लड़ा, एमएलए बना, और उसको एमएलए बनने के बाद में वो सीधा मुख्यमंत्री बन गया। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो उस दिन से जिन्होंने अपनी पूरी जीवन इस पर राजनीति में खर्च किया, जिन्होंने इतने इतने साल पदों पर रहे, उनको एक साथ में इग्नोर करके ये सारा जो मामला हुआ है, ये आगे भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा इसके दुष्परिणाम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पिछले लंबे समय से आरएसएस के साथ जुड़े रहना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, उसका इनाम बीजेपी देती है। अब जितने भी लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो आरएसएस से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे, और उसका ही उनको परिणाम मिला है। ऐसे किसी बहुत नए आदमी को सीएम नहीं बनाया गया, वो पुराना आरएसएस का है, उसी को सीएम फेस घोषित किया गया। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अब उसके बाद देखिए, जैसे आपने कहा कि ऐसा होता है, दोबारा से दूसरे टर्म में चुनाव होता है, लेकिन वहां फिर भी चाहे बहुमत ना है, लेकिन दोबारा से बीजेपी कुर्सी हासिल कर लेती है। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था, किसी को पता ही नहीं था कि मनोहर लाल जी कौन है, कोई जानते भी नहीं थे जी। एक साथ में पहली बार कोई चुनाव लड़े और एमएलए बने और मुख्यमंत्री बनाए। तो इसी तरह से ये दूसरी जगह हुआ है। जहां तक आरएसएस की बात है जी, लगभग सभी आरएसएस से तो निकल के आते ही हैं, लेकिन क्या आरएसएस की मर्जी से थोड़ी बदला गया उनको? आरएसएस को तो पूछा ही नहीं गया। जो हटाए गए, क्या वो आरएसएस के आदमी नहीं थे? क्या वो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे? क्या शिवराज चौहान आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे जी? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया आरएसएस से जुड़ी हुई नहीं थी? वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। और जो सीनियर लीडर्स थे, जो लाइन में थे, जो केंद्र में भी मंत्री थे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, कई बार विधायक बने, मंत्री रहे, जो तजर्बेकार है, जिनको प्रशासनिक अनुभव है, उनको इग्नोर करके एक अनुभवहीन व्यक्ति को उदय भान जी क्या जिस सोचते तरह हैं, से ऐसा क्यों थोपा गया? ऐसा क्यों हुआ आपके हिसाब से? ऐसा क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि आपकी जो बात है वो दूर तक जाती है, उसका असर ऐसा हुआ। मैंने बताया ना कि एक अकेले सबको भारी, मैंने बताया ना कि वही जो फैसला ले लिया है वही सब पर लागू है। अब आने वाले दिनों में कहा ना कि देश की व्यवस्था का क्या चीन और रशिया की तरफ जा रहे हैं। जी, ठीक है। अब एक सवाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जनसंवाद कार्यक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी दिखती है? क्या प्लानिंग आप लोगों की है? अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं, दोनों चुनाव, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव, और उसके लिए वक्त बहुत कम बचा है। विकसित भारत जो संकल्प है उसका तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं जी, कि भाई ये क्या इन्होंने विकास किया है? कोई एक यूनिट बिजली, कोई कारखाना कोई लगाया हो पूरे प्रदेश के अंदर जी? एक कोई पिलर, कोई मेट्रो का इन्होंने कोई लगाया हो? कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसा इन्होंने कोई बनाए हो? प्रदेश को 70,000 करोड़ से अब 4 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो ऊपर चढ़ चुका है। आज प्रदेश को कर्ज में पूरी तरह से बांध दिया है। कोई बच्चा हरियाणा में पैदा हो रहा है तो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है जी। आज हरियाणा प्रदेश में 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। आज लोग तो इस चीज को हो कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पूरे देश के अंदर है। आज बेरोजगारी के आंकड़ों में इनके जो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं रामेश्वर तेली जी ने बताया
कि जहां 2013-14 में 2.9% बेरोजगारी दर थी, वो अब 9% पे पहुंच गई। 3 टाइम्स बेरोजगारी की दर पहुंच गई है। महंगाई हरियाणा में सबसे ज्यादा है। गारंटी इनकी सब फेल हो चुकी, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की है, चाहे वो किसान की आमदनी दुगनी करने की है, चाहे वो हर सर को मकान देने की मुहैया कराने की है, चाहे वो डीजल और पेट्रोल सस्ती करने की, चाहे गंगा जमुना को साफ करने का है। सारी गारंटियां इनकी फेल हो चुकी हैं। पूरी तरह से हरियाणा में माहौल एकदम बदला हुआ है, जन आक्रोश है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, विधानसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए भी। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जब भी चुनाव होगा कांग्रेस सरकार बनेगी। हरियाणा में सीएम फेस पर जाएगी कांग्रेस पार्टी? ये पार्टी का कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। आपकी क्या राय है? क्योंकि आपसे भी राय मशवरा किया जाएगा। आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए कि नहीं लड़ा जाना चाहिए? ये हमारी राय सार्वजनिक नहीं है। कोई हमसे राय पूछी जाएगी तो हम कांग्रेस नेतृत्व को अपना जो राय हमसे पूछेंगे तो हम अवश्य देंगे। अक्सर देखा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार की राय मशवरा में जो है सम्मिलित किया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी तरफ से 4 डिप्टी सीएम की बात कह देते हैं, तो उस पर आप अपनी बेबाक बात रखते हैं। मैं सोच रहा था कि आप इस पे भी अपनी बात रखेंगे। हाँ, मैंने तो अपने बेबाक की बात रखी है, उसमें भी बेबाक बात रखी है जी कि जो हमारी प्रक्रिया है, कांग्रेस नेतृत्व कोई चेहरा भी पेश कर सकता है। नहीं तो सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें कांग्रेस के ऑब्जर्वर आएंगे, सभी विधायकों से उनका सलाह मशवरा ली जाएगी। ऐसे नहीं जैसे बीजेपी में हुआ है। उनको सलाह मशवरे के बाद में फिर वो कांग्रेस नेतृत्व से बात करके उसका नेता का तय होगा। और जब कांग्रेस का जब सीएम जब चुन लिया जाएगा, वो फिर सलाह मशवरा करके आगे मंत्रिमंडल का गठन करेगा। चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे कोई और दूसरे हो, तो वो एक प्रक्रिया है कांग्रेस में, वही होगी। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुका है। इनका असर देखते हैं चुनाव में, आप प्रभाव देखते हैं आप हरियाणा में? ये अपनी अपनी आस्था का है। सब हिंदू सभी अपनी आस्था रखते हैं। जो जिस मजहब में, जो जिसमें विश्वास रखता है, जिस भी अपनी पूजा पद्धति में वो उसमें रखते हैं, वो एक अलग चीज है। आज आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोग देखेंगे कि भाई बेरोजगारी की समस्या कैसे हल हो, किस तरह से महंगाई की समस्या कम हो, किस तरह से जो देश की अर्थव्यवस्था जो ढहती जा रही है, जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के सामने, इन सारी चीजों पर और लोगों के जो वायदे जो किए गए हैं उनमें जिस तरह से फेलियर रहा है सरकार का, उस चीज पर लोग अपना मत प्रकट करेंगे। और बाकी तो ये राम मंदिर कोई बीजेपी का नहीं है। राम मंदिर तो सबका है, सभी जो उनके आस्था रखते हैं सभी का है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो उसमें फैसला हो उसके मुताबिक वो बन रहा है, उसमें इनका बीजेपी का कोई लेना देना। हाँ, प्रचार तंत्र इनका जरूर कर रहा है। बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ की जगह पे अब नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नई नियुक्ति हुई है, हालांकि कार्यकाल खत्म होने की बात जरूर कही गई, कार्यकाल पूरा हुआ तब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। क्या मानते हैं, ये पार्टी के स्तर पर इस फैसले को देखा जाना चाहिए? कांग्रेस क्या सोचती है? आप प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस इकाई के हैं, इस नियुक्ति को क्या मानते हैं? ये आप बगैर कैमरा धनखड़ जी से पूछना जी किस तरह से क्या हुआ। और जहाँ तक है नायब सैनी है, उनका पार्टी का है, ये किसको वो बनाते हैं किसको नहीं बनाते, हमारी शुभकामनाएं। मेरे साथ तो दोनों ही विधायक रहे हैं, दोनों के साथ मुझे विधायक रहने का मौका मिला है। तो अच्छे आदमी, शरीफ आदमी हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मानते हैं? अकेले चुनाव लड़ेंगे, साथ में जाएंगे, किस तरह से तैयारी है, क्या मानकर चल रहे हैं? एक छोटा सा रिएक्शन आपको देवान जी। नहीं, हमारी तैयारी पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने की है। और फिर भी अगर जो, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गठबंधन के साथ में उनका चर्चा चल रही है, और इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व फैसला लेगा किसी भी तरह का, वो सबको मान्य होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदयभान जी से बातचीत के लिए। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से हम बात कर रहे थे, उनके सांगठनिक विस्तार को लेकर बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ, देरी जरूर हुई है संगठन के विस्तार में, लेकिन बहुत जल्द हम अपना संगठन खड़ा करेंगे प्रदेश में। और ये भी कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का असर हरियाणा प्रदेश में नहीं दिखेगा। यहाँ की जनता यहाँ के रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट करेगी। ये भी कहा कि आर्टिकल 370 की बात कर लें या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात करें, तो उन्होंने कहा कि इसका हरियाणा प्रदेश की इकाई पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ओपी धनखड़ की जगह पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, इसको लेकर कहा कि ऑफ द कैमरा आप इसको लेकर धनखड़ से बात कीजिए। तमाम मसलों को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी और साथ में ये भी कहा कि हरियाणा में सीएम फेस पर चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, आलाकमान तय करेगी। उसमें जो राय मांगी जाएगी उसमें खुलकर अपनी बातों रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।